डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसमें यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, और साथ ही हम देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन पेपर का में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ठीक है, तो यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट आपकी अप्रॉक्सीमेटली उसमें से 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कम भी हो सकता है, इससे 5 मार्क्स तक भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और यूनिट सेकंड जो है आपकी उसमें से एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूनिट थर्ड जो है उसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट फोर्थ उसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लगभग, और यूनिट फिफ्थ जो है उसमें से आपके 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 6 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंटेन करती है, और जो यूनिट 7 है लास्ट यूनिट उसमें से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये लगभग आएगा आपका 50 मार्क्स। तो ये सारी यूनिट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम देखेंगे कि एग्जाम पेपर जो आपका होता है एक्सटर्नल एग्जाम यानी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम, उसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से रहता है। तो आपका जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसमें अप्लाइड फिजिक्स जो है वो उसका जो थ्योरी एग्जाम होता है वो होता है आपका 50 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है आपका 50 मार्क्स का। तो अभी हम केवल थ्योरी के मार्क्स के लिए देखेंगे। तो ये जो 50 मार्क्स हैं इसमें क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट रहता है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, और सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 12, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चन, और ईच ऑफ द क्वेश्चन कंटेन्स कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 × 1 = 10 मार्क्स। तो सेक्शन ए में से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सेक्शन बी है उसमें टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 7, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल हो गए 5 × 3 = 15 मार्क्स। तो जो सेक्शन बी है आपका वो टोटल 15 मार्क्स का होता है, और सेक्शन सी जो है आपका उसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 7, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 5 क्वेश्चन, और उनमें से हर एक क्वेश्चन होता है आपका 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल ये सेक्शन सी हो गया आपका 5 × 5 दैट इज 25 मार्क्स। तो इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 10 + 15 + 25, तो ये हो गया आपका 50 मार्क्स। तो जो आपका डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम होता है यानी कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें अप्लाइड फिजिक्स का थ्योरी का पोर्शन जो आता है आपका 50 मार्क्स का, उसका क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहता है। अब देखिए सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए चूंकि देखिए हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो इसलिए या तो इसमें होते हैं ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, या फिर कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने की वजह से केवल 1 वर्ड वाला आंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो या तो आपको ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 1 वर्ड आंसर। ठीक है, और सेक्शन बी जो है वो आपका जो है हर क्वेश्चन जो है देखिए आपका कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। इसलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं लगभग थ्योरेटिकल टाइप के, यानी कि आपको उनमें आंसर लिखना होता है, लगभग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ये रहता है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें आपको लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन सी जो है देखिए सेक्शन सी में हर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का उतने की वजह से आपको इसमें थोड़ा सा अपना आंसर लॉन्ग रखना होता है। तो ये एक तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में आपको मार्क्स
प्राप्त करना बहुत आसान है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और अगर आपने हर यूनिट अच्छे से पढ़ी है तो आप ये मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है, इनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स को कंटेन करने वाला सेक्शन है सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है वो आपका इजी पोर्शन है, और सेक्शन सी जो है मोस्ट ऑफ द मार्क्स को कैरी करने वाला पोर्शन है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हर यूनिट में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं डिटेल्ड में। ठीक है, तो ये जो यूनिट फर्स्ट है मेजरमेंट एंड एरर्स, मापन एवं त्रुटियां, तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, देखिए ये आपके न्यू सिलेबस में इंक्लूड हुआ था नया टॉपिक, तो ये टॉपिक में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पर से क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें से तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी कि भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पोर्शन है एरर इन मेजरमेंट, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसमें से प्रीवियस ईयर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी गई थी प्रतिशत त्रुटि निकालने को, जिसमें कहा गया था। ठीक है, और इसमें से जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन है इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड जो है आपकी फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल एवं गति, तो इसमें से देख लीजिए एक एक करके देखते हैं। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वैसे तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में भी और 6th 7th 8th में भी लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो न्यूटन के जो गति के नियम हैं इसमें से भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, या तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, यानी सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। तो ये सबसे इजीएस्ट चीज है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एग्जाम्पल, तो जो जड़त्व के प्रकार और उदाहरण हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें आगे देखिए यहाँ पर लिखा है लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो रेखीय संवेग पर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो रेखीय संवेग की परिभाषा, उसका वो कैसी राशि है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी डायमेंशन, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी पूछी जा सकती हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं लीनियर मोशन के तो क्वेश्चंस बनाने बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लीवर एंड इट्स यूजेस है, यानी कि उत्तोलक एवं इसके प्रकार, ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था आपके सिलेबस में, तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सदिश और अदिश राशियों के प्रकार, उदाहरण, उनकी परिभाषा। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, सदिश राशियों का गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और उसके अलावा 3 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि न्यूमेरिकल टाइप का होगा। जैसे पूछा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करिए, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो पैरेललोग्राम लॉ लिखा हुआ है ये आपका प्रैक्टिकल में भी देखा होगा आपने, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और कभी थ्योरी में 3 मार्क्स में ये पूछा भी जा सकता है, एक बार पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो घर्षण, उसके प्रकार और उसके उपयोग, लाभ तथा हानियां, इस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में बनते ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति में आपका जो ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, 3 मार्क्स में आता है ये मिनिमम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल को उदाहरण से समझाइए, उसकी परिभाषा लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसमें ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स
और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये दोनों एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स के ही अंदर आते हैं, तो इनको अच्छे से देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज इन लिफ्ट है, लिफ्ट में लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल, इस पर एक बार आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए क्या है, यूनिट थर्ड आपकी रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। इसके अंदर आपका ये जो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क है, जो बलाघूर्ण है उसकी परिभाषा, उसकी विमा, ये कैसी राशि है, मात्रक क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग क्या होता है, और टॉर्क और कोणीय संवेग में क्या संबंध है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस यूनिट का एक पोर्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एग्जाम्पल्स, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, उसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेडियस ऑफ जायरेशन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में आप हर चीज़ पढ़नी आपको जरूरी है, कोई किसी भी चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी देख सकते हैं आप। उसके बाद थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस जो है, केवल स्टेटमेंट आपको देखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, 5 मार्क्स में कम से कम। तो आपको जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो 2 प्रमेय होती हैं, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय, उनका केवल कथन आपको अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन आप कर देंगे तो आपके मार्क्स वहां पर बहुत अच्छे आएंगे। इसके बाद ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, डिस्क, रिंग एंड स्फीयर, आपको केवल रॉड का, डिस्क का, रिंग का और स्फीयर का केवल जड़त्व आघूर्ण का सूत्र याद करना है। ठीक है, और उस पर बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है 3 मार्क्स की, या फिर 1 मार्क्स में उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए और आपको फॉर्मूले आते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसमें आप ये जो कार्य है और जो शक्ति है, ऊर्जा है, इन तीनों की परिभाषाएं, इनके जो उदाहरण हैं, इनका जो फॉर्मूला है, उनको तो अच्छे से पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि वो 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में कोई भी कॉम्बिनेशन बना के उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो ये आपका एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, उदाहरण और उसका फॉर्मूला, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है आपकी, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद इट्स एप्लीकेशन, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। तो ये क्वेश्चन भी एक बार 3 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आपको बताने हैं, ऊर्जाओं के नाम बताने होते हैं और एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये भी इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर होते हैं। देखिए ये इस यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें जो ये प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन, इनकी डायमेंशन, यूनिट, ये आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति आपको पता है, तभी जाके आप हुक का नियम पढ़ पाएंगे, हुक्स लॉ। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो प्रत्यास्थता की डेफिनेशन, ठीक है, उसके अलावा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद इसमें देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिबल विकृति वक्र
जो कहते हैं, ये आप अभी भी पढ़ेंगे। और सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग से आप कर रहे हैं मान लिया जाए, तो वहाँ पर भी आपको ये वाली यूनिट का काफ़ी पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ग्राफ बनाना होता है और हर रीजन को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद हुक्स लॉ विद इट्स एप्लीकेशन। हुक्स लॉ पर तो आपका एक प्रैक्टिकल भी बेस्ड है। ठीक है, तो हुक के नियम की परिभाषा और उसके बाद उसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो आपको ये पोर्शन जानना बहुत जरूरी है। इसी यूनिट का आगे का पोर्शन देखिए एक बार। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स नए आपके इंक्लूड हुए थे नए सिलेबस में। तो इसमें से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, गेज प्रेशर है और एब्सोल्यूट प्रेशर है, यानी कि वायुमंडलीय दाब, गेज दाब और आपका निरपेक्ष दाब, ये तीनों आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर में भी हैं और आपके यहाँ पर भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेनिफिट होगा और नेक्स्ट ईयर भी बेनिफिट होगा। उसके बाद पास्कल्स लॉ का केवल कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें से क्या चीज़ पूछी जा सकती है, जो बर्नौली थ्योरम है, इसका केवल कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए, तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में। तो बर्नौली थ्योरम का आपको थ्योरम का केवल स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके बाद इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है और सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, यानी कि ताप और अशुद्धियों का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये जो विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही देखिए इसमें जो ये स्टोक्स लॉ है, इस पर आपका क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार पूछा गया है। और टर्मिनल वेलोसिटी को स्टोक्स लॉ के साथ इंक्लूड करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बहुत सिंपल है, इसको तो देख ही लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तो ताप का शांता पर या विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करती है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 6, थर्मोमेट्री है आपकी, तापमिति। इसमें देखिए हीट और टेम्परेचर के बीच में यानी कि ऊष्मा और ताप के बीच में अंतर आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद देखिए जो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल आपने देखी होंगी, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो उन तीनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उनमें केवल संबंध को बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर वाला पोर्शन है, इसमें से केवल आपका थर्मामीटर्स, कौन सा थर्मामीटर कितनी रेंज तक मेजरमेंट कर सकता है, नाप सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं और वो कहाँ किस रेंज तक नाप सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो मेजरमेंट ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज है, यानी कि ठोस, द्रवों और गैसों में प्रसार जो है, इसमें से देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन है और उनके बीच में रिलेशन है, यानी कि जो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक, उन तीनों में संबंध जो है उसका एक फॉर्मूला निकलता है। कभी कभी वो भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में, या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद एक सबसे आसान चीज है और लेकिन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा संचरण के प्रकार, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन विद एग्जाम्पल, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक। तो इसकी परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है, या फिर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स के अंदर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट यूनिट देख लेते हैं, उसमें से क्या क्या आ सकता है। यूनिट 7 जो है वो है आपकी वेव्स एंड वाइब्रेशंस। तो उसके अंदर देखिए जो ये सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके लिए आपके कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ व्यंजक निकलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इन सभी के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इससे एक फायदा ये भी होगा कि
फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट वो उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, और अगर आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वेव मोशन के अंदर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण, परिभाषा, ये दोनों चीज भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखिए फ्री, फोर्स्ड एंड रिजोनेंट वाइब्रेशंस विद एग्जांपल, यह है फ्री है आपका यानी कि मुक्त दोलन, फोर्स्ड है यानी कि प्रणोदित, और ये अनुनादित दोलन, इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण। ये एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद साउंड एंड लाइट वेव्स के बारे में हल्का फुल्का आप देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा टफ नहीं, केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। फिर यूनिट 7 का ही लास्ट पोर्शन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स है, भवन ध्वनिकी, इसके अंदर ये रिवर्बरेशन यानी अनुरणन ये पूछा जाता है, अनुरणन काल क्या होता है ये भी पूछा गया है, और मेथड्स टू कंट्रोल रिवर्बरेशन टाइम यानी कि अनुरणन काल को कम करने के उपाय और उसके अनुप्रयोग भी पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए अल्ट्रासोनिक जो है यानी कि जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स का उत्पादन किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स, इस तरह का क्वेश्चन। तो 2 तरीके हैं वो जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन और पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड, ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की रेंज क्या होती है वो पूछा जा सकता है, और उसके इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में से हम अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आपके एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं, अब मार्च में प्रोबेबली एग्जाम आपके हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियोस में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को यूनिट वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।